तो भाई रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस का ऑफिशियली मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन जिस बंदे के साथ ये हो रहा है शायद वो किसी ने इमेजिन करा नहीं होगा, क्योंकि अब हमें रेसलमेनिया 42 में गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा, जिसके भाई दूर दूर तक कोई भी रूमर्स नहीं थे। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करेंगे, जहां भाई आज हमें कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स देखने को मिल गए। तो भाई आज की रॉ में क्या कुछ हुआ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हमें रॉ की शुरुआत ही कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। आज की रॉ क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से थी, जो कि भाई WWE के लिए बहुत बड़ा वेन्यू होता है, इसीलिए आज की रॉ में कोडी रोड्स को भी भाई फीचर कर दिया WWE ने। अभी रिंग में आने के बाद इससे पहले कोडी रोड्स को ज़्यादा बोलते स्टेफनी मैकमैन उन्हें इंटरप्ट कर देती हैं। अभी हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन और स्टेफनी मैकमैन का कितना खतरनाक कनेक्शन रह चुका है, और रैंडी ऑर्टन बहुत सारी खतरनाक सी हरकतें भी कर चुके हैं स्टेफनी मैकमैन के साथ। रिंग में आने के बाद स्टेफनी मैकमैन सबसे पहले कोडी रोड्स से कहती हैं कि अब मैं जो बोलने वाली हूँ वो शायद तुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ उनका कहना था कि भाई करंट जो वर्जन रैंडी ऑर्टन का चल रहा है उसे तू रेसलमेनिया में नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रैंडी ऑर्टन है। और भाई फिलहाल ये जो अपनी वॉइसेस सुन रहा है वो खुद चाहता है कि वो सुने, और फिलहाल अभी तो भाई एक और बंदा है जो उसे फीड कर रहा है। यहाँ भाई मिस्ट्री कॉलर की बात हो रही थी। इसके बाद वो कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स को मेंशन करके कहती हैं कि भाई वो बंदा तो डील कर सकता था रैंडी ऑर्टन से, लेकिन तू नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तू बस भाईचारा दिखाता रहता है। अभी यहाँ स्टेफनी मैकमैन के ऊपर कोडी रोड्स भी भड़क गए इसके बाद, जिसके बाद उनका कहना था कि भाई तू भी अपने फादर की तरह कभी बन नहीं सकती। तो इनडायरेक्टली यहाँ विंस मैकमैन को मेंशन कर दिया गया था। इसके बाद हमें स्टेफनी मैकमैन का वही सिग्नेचर मूव थप्पड़ देखने को मिलता है, जो कि कोडी रोड्स को उन्होंने जड़ दिया, लेकिन शायद ये वाला थप्पड़ कोडी रोड्स को जगाने के लिए था, और शायद कोडी रोड्स जाग भी गए, क्योंकि इसके बाद वो स्टेफनी मैकमैन को जाते जाते थैंक यू बोल के जाते हैं। वैसे अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कोडी रोड्स का थोड़ा अग्रेसिव कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, तो शायद ये वाला सेगमेंट इसीलिए बुक करा गया ताकि कोडी रोड्स को थोड़ा भड़काया जा सके। अभी स्मैकडाउन में हमें पता चलेगा कि स्टेफनी मैकमैन की इतनी बातों का कुछ असर हुआ है कोडी रोड्स के ऊपर या नहीं। बाकी इसके बाद हमें नेक्स्ट बैक स्टेज से डैनहाउजन और स्पीड देखने को मिलते हैं। लास्ट वीक स्पीड के ऊपर डैनहाउजन ने कर्स लगा दिया था, तो स्पीड उसे हटाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद यहाँ एडम पेयर्स आ जाते हैं, जो कि स्पीड को बताते हैं कि भाई जो आज विजन के साथ ऊसोस का मैच होने वाला है तू रिंग साइड पर होगा, और आज स्पीड बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। यहाँ वैसे एलए नाइट भी आते हैं, जो कि बताते हैं कि भाई वो कमेंट्री पर ही होंगे इस मैच में। और नेक्स्ट इसके बाद हमें ऊसोस और विजन का मैच ही देखने को मिलता है, जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला था, लेकिन एक बहुत बड़ी घटिया सी चीज़ कर दी WWE ने, क्योंकि ऊसोस का थीम सॉन्ग चेंज हो चुका है, लेकिन जो करंट वर्जन आया है वो बहुत ज़्यादा घटिया सा लग रहा है। वहाँ का क्राउड भी दिखा रहा था कि ये कौन सा वर्जन लेकर आ गए भाई, क्योंकि क्राउड के बहुत लाउड बूस्ट सुनने को मिल रहे थे। इसके बाद हमें इनका मैच देखने को मिलता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा मैच था। स्टार्टिंग से ही हमें वेपन्स का यूज़ देखने को मिल जाता है, जहाँ विजन के मेंबर्स कैंडो स्टिक का यूज़ कर रहे थे। इसके बाद क्राउड टेबल्स के लिए भी बोलता है, और भाई हमें टेबल्स भी देखने को मिलती हैं। यहाँ एक अच्छे मोमेंट की बात करें तो ऑस्टिन थ्योरी के मुंह पर ट्रैश कैन फंसाकर उन्हें कैंडो स्टिक से बजाया जाता है, और भाई बहुत खतरनाक तरीके से बजाया जा रहा था। अब बात करें मैच के एंड की, तो भाई रिंग साइड पर स्पीड के साथ साथ लोगन पॉल की मदर भी बैठी हुई थी, और एक मोमेंट पर वो लोगन पॉल को वही ब्रास नकल दे देती हैं, लेकिन तभी एलए नाइट आ जाते हैं, जो कि लोगन पॉल को बजा रहे थे। इसके चक्कर में स्पीड को भी वही रिंग साइड पर घसीट लिया जाता है, और यहाँ स्पीड के हाथ में वही लोगन पॉल का ब्रास नकल आ जाता है, जिसे वो पहन रहे थे, और अचानक से पीछे से एलए नाइट आते हैं और स्पीड शायद गलती से उन्हें हिट कर देते हैं। अभी मैच के एंड में ब्रास नकल भाई लोगन पॉल ने पहन लिया और जिमी ऊसो के मुँह पर मार दिया, जिसके बाद लोगन पॉल को तो जे ऊसो संभाल लेते हैं, लेकिन जिमी ऊसो के मुंह पर ब्रास नकल पड़ चुका था। तो यहाँ भाई ऑस्टिन थ्योरी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस हाथ रख लेते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, और जिमी ऊसो पिन हो गए। और इसी के साथ अब हमें नए टैग टीम चैंपियंस मिल चुके हैं। थोड़ा शॉकिंग सा डिसीजन था, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि WWE टैग टीम चैंपियनशिप के मामले में कुछ भी कर सकती है। यहाँ वैसे जाते जाते ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल अपनी जीत का पूरा श्रेय स्पीड को दे देते हैं, और हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्पीड की वजह से ही ऊसोस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पीड का रिएक्शन भाई देखने वाला था। इसके बाद वैसे हमें इनका बैक स्टेज एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ स्पीड कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं करा है, और जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, लेकिन पॉल हेमन का कहना था कि तू चिंता मत कर, हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि WWE स्पीड और विजन के साथ साथ एलए नाइट और ऊसोस का रेसलमेनिया में मैच करा सकती है। बाकी इसके बाद यहाँ एडम पेयर्स भी आते हैं, जिन्होंने शायद कोई ईमेल भेजा था पॉल हेमन को, लेकिन पॉल हेमन ने वो देखा नहीं था।
तो यहाँ वो याद दिला रहे थे कि भाई तूने मेरा ईमेल क्यों नहीं देखा। ये ईमेल कुछ स्पेशल होने वाला था जो कि हमें बाद में पता चलता है। नेक्स्ट इसके बाद हमें लिव मॉर्गन रिंग में देखने को मिलती हैं, जो कि भाई अगेन स्टेफनी बकार की मदर को घसीट लेती हैं और यहाँ वो उन्हें पूता बुला रही थी। अभी ये पहले भी वर्ड यूज़ हो चुका है जो कि शायद बहुत खतरनाक सा वर्ड है, जिसके बाद स्टेफनी बकार को कॉल आउट करा जाता है और स्टेफनी बकार गुस्से में लिव मॉर्गन को आकर धो देती हैं। पर इसके बाद अचानक से रोक्सेन पेरेज आ गई जिन्होंने स्टेफनी बकार को बचा दिया। अभी बहुत टाइम से रोक्सेन पेरेज इंजर्ड थी तो फाइनली आज उन्होंने रिटर्न कर लिया है। इसके बाद चेयर के ऊपर ओब्लिवियन भी पड़ता है स्टेफनी बकार को और लिव मॉर्गन और रोक्सेन पेरेज स्टैंड टॉल करती हैं। अभी पता नहीं क्यों इस फ्यूड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा वीक सी फ्यूड लग रही है, रेसलमेनिया लेवल की तो लग ही नहीं रही है भाई। नेक्स्ट हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लेस लेजेंड नाया जैक्स, बेली और लायरा वल्कीरिया का मैच देखने को मिलता है। अभी WWE को फैटल 4-वे बनाना है रेसलमेनिया में, तो यहाँ हमें बेलास और शार्लेट फेयर, अलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलती हैं। बाकी अगेन मैच की एंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही होती है और अभी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि रेसलमेनिया में फैटल 4-वे मैच बुक होने वाला है, लेकिन इनकी फ्यूड को बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से बुक करा गया है और सेम टू सेम एंडिंग हमें हर बार देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसलर विथ पॉल हेमन। अभी पिछले कुछ टाइम से ब्रॉक लेसलर भाई पिटते हुए आ रहे हैं ओवरफेमी से, तो आज पॉल हेमन एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि क्यों वो पिट रहे हैं। यहाँ लास्ट टू लास्ट वीक का तो वो कहते हैं कि क्योंकि सेथ रॉलिंस ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था ब्रॉक लेसलर को, इसीलिए वो पिट गए। लेकिन लास्ट वीक ब्रॉक लेसलर लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो ओवरफेमी से बात करने के लिए आए थे। पर ओवरफेमी क्योंकि लड़ने के मूड से ही आता है तो इसीलिए ब्रॉक लेसलर के ऊपर उसने अटैक कर दिया। पर आज भाई ब्रॉक लेसलर लड़ने के मूड से ही आए थे क्योंकि वो अपना रिंग गियर पहन कर आए थे। इसके बाद ब्रॉक लेसलर भाई ओवरफेमी को कॉल आउट करते हैं, लेकिन इससे पहले ओवरफेमी हमें देखने को मिलते सिक्योरिटी के साथ एडम पेयर्स आ जाते हैं। अभी एडम पेयर्स का कहना था कि रेसलमेनिया से पहले ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, पर तभी हमें ओवरफेमी की भी एंट्री देखने को मिलती है, जो कि भाई डिजर्विंग चीज़ देकर जाते हैं सिक्योरिटी के बंदों को, क्योंकि यहाँ वो धुलाई कर देते हैं। इसके बाद वो सीधा रिंग में जाते हैं और हमें ब्रॉक लेसलर और ओवरफेमी का कन्फ्रंटेशन फिर से देखने को मिलता है। अभी इसके बाद कुछ और होता, ट्रिपल एच की एंट्री हो गई जिन्होंने ज़्यादा कुछ होने से रोक लिया। तो यहाँ थोड़ी फ्यूड को बड़ा दिखाने के लिए ट्रिपल एच का भी यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो ब्रॉक लेसलर और ओवरफेमी को शायद कोई रोक नहीं पाता। वैसे रिंग के बाहर जाने के बाद ब्रॉक लेसलर स्टील स्टेप्स उठाकर ऐसा लग रहा था कि शायद रिंग में फेंकने वाले हैं, लेकिन शायद फिर उनका मूड बदल जाता है। पर यहाँ सिक्योरिटी को ज़रूर ब्रॉक लेसलर जाते जाते बजा कर जाते हैं। अब ये इमेजिन करो जो मेन टाइटल फ्यूड्स हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली फ्यूड लग रही है और WWE ने भी इसे अच्छे तरीके से बुक करा है। इसके बाद नेक्स्ट हमें फिन बेलर का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहां भाई उन्होंने रेसलमेनिया के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो को चैलेंज कर दिया है। यहां उनका कहना था कि उन्होंने ही डोमिनिक मिस्टीरियो के इस वर्जन को क्रिएट करा था और अब वही डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके बाद लेटर ऑन वैसे हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बेलर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इस फ्यूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए WWE को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें पेंटा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन के साथ। अभी ये मैच तो ठीक ठाक सा था, लेकिन पता था कि पेंटा यहाँ रिटेन करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो वो अनाउंसमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं कि भाई वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में लैडर मैच में डिफेंड करेंगे। तो फाइनली पुराने टाइम की तरह लैडर मैच हमें फिर से रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जो कि इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है और मेरे हिसाब से शायद ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन अभी देखते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इस मैच में होने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें पॉल हेमन और एडम पेयर्स फिर से बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहां भाई एडम पेयर्स फिर से ईमेल की बात कर रहे थे। लेकिन अगेन पॉल हेमन का कहना है कि वो बिजी हैं, तो उन्होंने कोई ईमेल दिखा नहीं है और आगे जाकर वो रिग्रेट करने वाले हैं कि काश वो ईमेल पहले देख लेते, क्योंकि इसके बाद वो सीधा रिंग में जाते हैं जहां वो कुछ एड्रेस करने वाले थे। लेकिन यहाँ एडम पेयर्स फिर से आ गए जहां वो बताते हैं कि भाई तू ईमेल क्यों नहीं देख रहा। पर पॉल हेमन का कहना था कि भाई अब तू आ ही गया है तो तू खुद ही बता दे। जिसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के ऊपर लास्ट वीक जो भी चार्जेस लगाए थे पॉल हेमन ने वो हटा लिए हैं बोस्टन पुलिस ने। इसी के साथ ये भी बताते हैं कि सेथ रॉलिंस अब पूरी तरह से मेडिकली क्लियर्ड हो गए हैं रिंग में कम्पीट करने के लिए। जिसके बाद पॉल हेमन की शक्ल देखने वाली थी क्योंकि उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। जिसके बाद सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट होता है और सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के पीछे से अपेयर हो जाते हैं और पॉल हेमन को इसके बाद एक जोरदार चेयर शॉट पड़ता है। अभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ स्टॉम्प भी पड़ने वाला है, लेकिन अचानक से कोई बंदा आकर सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर खींचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा गंथर है। तो फाइनली भाई गंथर ने रिटर्न कर लिया है और बड़े ही शॉकिंग तरीके से रिटर्न करा है।
यहाँ वो सेथ रॉलिंस को स्लीपर में फंसाते हैं, जिसके बाद रेसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करते हैं। इससे उनकी इंटेंशन क्लियर है कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के साथ उन्हें मैच करना है। अभी ये चीज़ थोड़ी वियर्ड सी लग रही है, क्योंकि इससे पहले तक लग रहा था कि ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस का मैच होगा रेसलमेनिया में, और गंथर का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अभी पता नहीं भाई WWE ने ये मैच रैंडमली बनाया है या फिर पहले से प्लान था, पर जो भी था ये मैच अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप लग रहा है। इसके बाद वैसे बैक स्टेज एडम पेयर्स कंफर्म कर देते हैं कि सेथ रॉलिंस अब क्लियर हैं पूरी तरह से, तो गंथर के साथ ही उनका रेसलमेनिया में मैच होगा। नेक्स्ट इसके बाद इयो स्काई और रकेल रॉड्रिगेज का मैच होता है, और मैच को देखने के लिए कायरी जेन और ऑस्का भी आए हुए थे। अभी मैच तो ये ठीक ठाक सा था, लेकिन शायद ऑस्का चाहती थी कि कायरी जेन इस मैच में इंटरप्ट करें। यहाँ ऑस्का कायरी जेन के ऊपर थोड़ा अत्याचार कर रही थी, जो कि शायद इयो स्काई से देखा नहीं गया, और वो ऑस्का के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसका फ़ायदा रकेल रॉड्रिगेज को मिल जाता है और वो इयो स्काई को टजाना बॉम्ब मार के विक्ट्री ले लेती हैं। अभी शायद रेसलमेनिया में ऑस्का इयो स्काई या फिर ऑस्का इयो स्काई और कायरी जेन का ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, जिसके रूमर्स भी हैं, और शायद WWE यहाँ से उसका बिल्ड भी स्टार्ट कर रही है। इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहाँ सबसे पहले एंट्री होती है OTC रोमन रेंस की। लेकिन इससे पहले रोमन रेंस को ज़्यादा बोल पाते हमें CM पंक की एंट्री देखने को मिलती है। अभी लास्ट वीक जो रोमन रेंस और CM पंक के बीच में हुआ था, उसके बाद CM पंक आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, और यहाँ वो सीधा रिंग में आकर रोमन रेंस से भिड़ गए। पर यहाँ रोमन रेंस भाई CM पंक को ही स्पेयर लगा देते हैं, जिसके बाद फिर से इनकी तगड़ी ब्रॉल हो रही थी, लेकिन अगेन भाई सिक्योरिटी आ गई। एक स्पेयर वैसे रोमन रेंस सिक्योरिटी के बंदे को भी लगाते हैं, और यहाँ WWE ने स्मैकडाउन और लास्ट वीक की रॉ की तरह सेम टू सेम चीज़ रिपीट कर दी। यहाँ रोमन रेंस CM पंक को टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब मारने जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। अभी अगेन यहाँ सिक्योरिटी रोमन रेंस और CM पंक को पकड़े हुए थी, लेकिन CM पंक को मौका मिल जाता है रोमन रेंस को GTS लगाने का। तो सबसे पहले भाई रोमन रेंस को GTS पड़ता है, जिसके बाद वो रोमन रेंस को उठाकर अनाउंसिंग टेबल के ऊपर पटक देते हैं। अभी यहाँ CM पंक की हमें थोड़ी अजीब सी साइड भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसी टूटी हुई टेबल पर बैठकर वो रोमन रेंस के पास उनका नाम गा रहे थे, जैसे कि क्राउड चैंट करता है, और इसके साथ साथ वो उन्हें बजा भी रहे थे। तो भाई इसी के साथ रॉ के एंड में CM पंक स्टैंड टॉल करते हैं, और जो रोमन रेंस ने लास्ट वीक उनके साथ किया था, आज उन्होंने सेम टू सेम रोमन रेंस के साथ कर दिया। लेकिन भाई पता नहीं क्यों अभी भी कुछ ना कुछ कमी लग रही है, और WWE को इस फ्यूड में कुछ ना कुछ तो खतरनाक करना पड़ेगा। बाकी वैसे आज की रॉ अच्छी थी, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई, और रेसलमेनिया के लिए भी बहुत सारे मैचेस की तैयारी हो चुकी है। बाकी कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।